हेलो टू माय डियर स्टूडेंट, SRBSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग BSc थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन की रेट और रिएक्शन की रेट पर जो फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट डालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है जब जो हमारे एटम्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो रिएक्शंस के द्वारा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग रिएक्शन को देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तब हो रही है जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। मीन्स जो हमारी जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हमारी इस बात पर डिपेंड करेंगे कि मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे टकराकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। उनमें से उन मॉलिक्यूल्स में से उनका एक फ्रैक्शन होता है जो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स हमारे जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो सभी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, उनका जो फ्रैक्शन है केवल वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। उस फ्रैक्शन को हम लोग इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इफेक्टिव मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो हमारे इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होती है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोलिजन भी प्रॉपर वे में होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग रिएक्शन के पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स को पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसकी PDF भी आप लोगों के पास होगी, आप लोग PDF को भी ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है रेट ऑफ वह रेट जिस पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय मीन्स टाइम के साथ चेंज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। जो हमारी रिएक्शन की रेट है वह हमारी क्या डिफाइन कर रही है कि जो समय के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसे हम लोग फार्मूले से डिफाइन कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हमारा जो हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, और किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। मीन्स टाइम के साथ जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है यदि स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज dx हो तो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलोइंग टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टाइम इंटरवल है वो हमारा dt, और जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हमारा क्या दिया हुआ है, dx है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो हमारा dx है वो स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और dt हमारा टाइम इंटरवल है जिसमें ये चेंज हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट देखिए, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम लोग dx अपॉन dt से डिफाइन कर रहे हैं। जो dx हमारा क्या दिया है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और जो टाइम है इसे हम लोग टाइम को सेकेंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, आवर्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि हम लोग टाइम को केवल टाइम में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे हमने दिखा दिया टाइम इन वर्ड। मीन्स हमारा अगर टाइम सेकेंड में है तो हम यहाँ पर सेकेंड रख देंगे, मिनट है तो मिनट रख देंगे, और आवर्स में है तो हम लोग यहाँ पर आवर्स को का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना देखते हैं। चलिए, हमारे पास मान लिया एक सिंपल रिएक्शन है, ए से हमारा प्रोडक्ट बी बन रहा है।
मीन्स हमारा ए रिएक्टेंट है और इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पूरा ही लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर माइनस प्लस लगाया है और इक्वल कर दिया है। इसका क्या मतलब है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रिएक्टेंट है इनके जो डिकम्पोज होने की रेट है, मतलब जो रिएक्टेंट हमारा जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, डिकम्पोज होता जा रहा है, उसकी जो रेट है वो हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट के बराबर होगी। यहाँ पर ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन दिखा रहे हैं। और जो V हमारा मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन दिखा रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को देख रहे हैं, जैसे हमारा ये फर्स्ट डाल देते हैं, इसे हम सेकेंड ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया A प्लस V 2V गिव्स C, मीन्स हमारी ये रिएक्शन है। अगर हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें तो क्या रहेगा, देखिए रेट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे A और V हैं ये हमारे क्या रिएक्टेंट है, और जो हमारा C दिया है वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर हमारी रहेगी माइनस 1/2 डी वी अपॉन डी टी, बराबर हमारा रहेगा प्लस का, या प्लस को हम लोग ना दिखाएं, यहाँ पर रहेगा डी सी अपॉन डी टी। अगर हम नहीं दिखाएंगे तब भी हमारा वो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो ए है हमारा वो क्या है, रिएक्टेंट है, डिकम्पोज हो रहा है, माइनस लगा दिया। यहाँ पर जो V है हमारा वो भी रिएक्टेंट है, वो भी डिकम्पोज हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ माइनस लगा दिया। और C हमारा प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। लेकिन आपको ये बात सबसे ज़्यादा टिपिकल लगी होगी कि यहाँ पर जो V के साथ में 2 दिया हुआ था, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे हमने यहाँ पर डिवाइड करके लिख दिया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हम रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर कर रहे हैं उसमें सभी में नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा A है रिएक्टेंट है, ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, 1। यहाँ पर C लिया है वो 1, लेकिन यहाँ पर जो V है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोग जो यहाँ पर जो T2 दिया हुआ है इसे हम डिवाइड करके लिख देंगे, जिससे यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करके आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो उसे आपको क्या करना है, अपॉन में करके लिख देना है, जिससे हमारे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी क्या हो सके, बैलेंस हो सके। चलिए अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, इसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर दिया A प्लस 2V गिव्स 3C प्लस 4D। अब आप लोग इसे बना के देखिए कैसे ये कंप्लीट होगी, या रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर A हमारा रिएक्टेंट है, B हमारा रिएक्टेंट है, C हमारा प्रोडक्ट है और D हमारा प्रोडक्ट है। तो इसे कोशिश करिए कैसे बन रहा है, ये बन सकता है नहीं। चलिए हम लोग देख रहे हैं। रेट इज इक्वल टू हमारी क्या रहेगी, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, रिएक्टेंट है इसलिए हमारा ये क्या हो गया, माइनस में, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है। बराबर हमारा रहेगा माइनस 1/2 डी वी अपॉन डी टी। सही है ऐसा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1/3 डी सी अपॉन डी टी। यहां पर साइन कैसा लगा दें, माइनस का लगा दें, प्लस का लगा दें, कैसा रहेगा यहाँ पर साइन। यहाँ पर हमारा जो C है वो हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारा साइन प्लस का रहेगा। अगर हम ना भी लगाते हैं तब भी हमारा सही है, लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बराबर हमारा रहेगा 1/4 मतलब प्लस का डी डी अपॉन डी टी। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। देखिए
यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट सी और डी को हम लोगों ने इनकी रेट को बराबर करके लिखा है और ये हमारी रेट की इक्वेशन रहेगी जो हम लोगों ने यहाँ पर इसे डिफाइन किया हुआ है। चलिए अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग सभी की रेट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग भी इसमें देख लीजिएगा। फॉर ए रिएक्शन 2a + v, यहाँ पर हम रिएक्शन पहले से ही नोट कर देते हैं। 2a + v gives c + 3d. The value of rate of formation of c is 1.0 × 10⁻⁻5। यहाँ पर हमारा dc/dt मीन्स हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c दिया हुआ है। कितना दिया है? 1.0, यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग 1.0 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, वी एंड डी। मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना होगा? ए, वी और डी की रेट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है और हमें ए, बी और डी की रेट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? यहाँ पर हम लोग पहले रेट ऑफ रिएक्शन बना के देखें। देखिए रेट हमारी क्या रहेगी? रेट इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा? यहाँ देखिए -1/2 dA/dt। सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए बराबर हमारा रहेगा -dV/dt बराबर हमारा रहेगा प्लस का dC/dt और हमारा इसका बराबर रहेगा इसमें 1/3 dD/dt। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ज़रूरत होगी तो हम लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारे में जो रेट ऑफ रिएक्शन बन के आई वो क्या हो गई? -1/2 dA/dt बराबर -dV/dt बराबर प्लस dC/dt और हमारा दिया हुआ है बराबर प्लस का 1/3 dD/dt। तो यहाँ पर हमारा जो dC/dt है इसकी वैल्यू दी गई है और सारी हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है बराबर है। तो हम लोग अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग A और C को इक्वल कर दें, B की निकालेंगे तो B और C को इक्वल कर दें और अगर हम D की निकालेंगे वैल्यू तो हम लोग C और D को इक्वल कर सकते हैं और आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं फॉर A। तो A के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा A वाला टर्म है और C वाला टर्म है इसे इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे -1/2 dA/dt बराबर हमारा हो जाएगा dC/dt। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमारा -1/2 dA/dt है वो हमारा dC/dt के इक्वल है। यहाँ पर dC/dt की जो ये वैल्यू है इसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। देखिए -1/2 dA/dt बराबर हमारा हो जाएगा 1.0 × 10⁻⁻5। यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? dA/dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए dA/dt बराबर हमारा रहेगा, यहाँ पर 2 देखिए डिवाइड में बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.0 × 10⁻⁻5 और साथ में हम लोग इसकी जो यूनिट चल रही है वो भी लिख देंगे मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर माइनस है
वो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, क्योंकि हमें ये बताना था आपको कि जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए का रेट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे, तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होगा कि जो हमारा माइनस का साइन है वो हम इसे इस साइड में भेज देंगे, कि अगर हम लोग माइनस इधर लगा रहने देंगे तो ये हमारी क्या रहेगी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए फाइंड करेंगे तो हमारा माइनस का साइन है वो हम बराबर के दूसरी साइड में भेज देंगे, जो हमारी ये क्या कहलाएगी, हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए की वैल्यू रहेगी। अगर माइनस करते हैं तो ये हमारी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाएगी। चलिए अब आगे हम बी वाले टर्म को देखते हैं, तो बी और सी को इक्वल कर दें। यहाँ पर देखिए बी और सी को इक्वल करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए अब हम लोग बी के बारे में देखते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फॉर बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या दिया है, जो बी का टर्म है और सी का टर्म है इसे हम लोग इक्वल कर देते हैं। देखिए माइनस डी वी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा प्लस डी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डी सी अपॉन डी टी की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये होगा डी वी अपॉन डी टी बराबर हमारा 1.0 इंटू 10⁻⁵। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, जो ये माइनस की वैल्यू है इसे, मतलब माइनस का जो साइन दिया है इसे हम लोग यहाँ पर इस साइड में लेके आते हैं। डी वी अपॉन डी टी बराबर माइनस 1.0 इंटू 10⁻⁵। यूनिट को ध्यान देना है, यूनिट हमेशा लिखनी होगी हमें, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ माइनस के साइन को हम लोग इस साइड में लेके आएंगे, क्योंकि अगर माइनस इस साइड में लगा हुआ है जैसे यहाँ दिखाया है तो ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वी। तो हम लोग माइनस के साइन को बराबर के दूसरी साइड में लेकर जाएंगे। चलिए अब हम लोग डी वाले टर्म को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर डी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/3 डी डी अपॉन डी टी बराबर हमारा रहेगा प्लस का डी सी अपॉन डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/3 डी डी अपॉन डी टी बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डी डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सही कर देते हैं, बराबर 3.0 इंटू 10⁻⁵। और यहाँ हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या होता है कि हम लोगों को देखने के बाद इसमें डर लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व कैसे होंगे, जबकि ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ही अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स आगे पढ़ते जाएंगे और उनमें ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आते रहेंगे जिन्हें हम लोग अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर्स। तो जैसे हम लोग सिंपली पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसे रीड कर लेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अभी हमने बताया भी था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब हो रही है, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। और जितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, केवल वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होती है। और जिन मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है, मतलब टकरा रहे हैं, तो टकराने पर उनका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर है, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि जितने मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। चलिए हम जैसे पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे कॉन्सेंट्रेशन है,
अगर हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन है उसकी रेट घटेगी या बढ़ेगी, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने माइंड्स में ही उसको इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो हमारे मान लिया हम लोगों ने रिएक्टेंट 100 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वो आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद इनमें से हमारे 50 मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी जैसे हमने बताया भी है आपको कि जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए हैं और हमने बता दिया कि यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 100 की जगह पर 200 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब जब हमारे पास 100 मॉलिक्यूल थे तो उनमें से क्या था, 50 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो हमें ये भी मालूम है कि जब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स की भी नंबर क्या होगी, मतलब संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने मान लिया कि जब हमारे में 100 थे तो 50 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 200 होंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 100 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मीन्स हमारा क्या हुआ कि अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक इसमें पॉइंट देखते हैं कि रिएक्शन की रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो हमें मालूम है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा क्यों रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण वो आपस में टकरा रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब सिंपल सा देखिए कि अगर हमारे पास 40 मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे काइनेटिक एनर्जी के द्वारा हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उनमें से क्या हुआ कि जो हमारे 40 मॉलिक्यूल्स हैं वो 40 मॉलिक्यूल्स हमारे 20 में से 20 मॉलिक्यूल मतलब 20 मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे क्या हो रहे हैं, आपस में टकराए जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे और जब ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे तो उनका कोलिजन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा मतलब जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। जैसे हम लोग एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक गिलास है, इसमें हम लोगों ने पानी लिया हुआ है और इसमें हमने 1 या 2 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी को डाल दिया और चीनी को डालकर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब एक दूसरा हमने और गिलास लिया है, इसमें भी हमने सेम यही प्रोसीजर किया कि इसमें 1 या 2 चम्मच चीनी डाली, पानी है और उसमें हमने इसे छोड़ दिया और उसके बाद हमने चम्मच से चीनी को थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपको मालूम होगा कि दोनों में से चीनी किस में पहले घुल सकती है या घुलेगी। तो आपको मालूम है कि जिसमें हम चम्मच को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें चीनी हमारी जल्दी घुल जाएगी। तो इसका कारण क्या हुआ कि हमने क्या किया कि मॉलिक्यूल्स जो हम लोगों ने चीनी वाले मॉलिक्यूल्स डाले उन्हें हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी। मीन्स हमने थोड़ा सा उन्हें मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी, चम्मच को जैसे हम लोग घुमा रहे हैं तो उससे हमने मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी। और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो मॉलिक्यूल का कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, या हम कहेंगे रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। और इससे भी अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमने ग्लास में चीनी डाली है उसे हम लोग क्या करें, उसे गर्म कर दें तो और ज़्यादा जल्दी से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सभी को मालूम है कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, मीन्स घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। आपको सिंपली ये समझना है कि जो हमारे जनरली कैटलिस्ट हैं उनकी वर्किंग ये है कि वो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं। अब हमारे जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन की रेट को कैसे फास्ट करेंगे, आप ये भी समझ लीजिए। आपने एक्टिवेशन एनर्जी का एक डायग्राम देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारी क्या है, एनर्जी है जो ऊपर की साइड में बढ़ रही है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा और इस टाइप से बना देते हैं और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई है।
ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमारे में जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। मीन्स अगर हमारी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है तो वो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन बे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक नहीं है वो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक एनर्जी बैरियर है। इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और जब इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और ऊपर भी दिखा दिए यहाँ पर है। ये सारे मॉलिक्यूल हमारे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और जब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट का यूज़ कर दिया। आपको पहले से ही मालूम है जो कैटलिस्ट है जब रिएक्शन में पार्ट लेता है तो उसमें उनकी कंपोजिशन में या उनके अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट है वो हमारा क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी यहाँ तक थी उस एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देगा। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिससे बे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक थी वो तो रिएक्शन में भाग ले ही रहे हैं, साथ में हमारे वो मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम थी। जैसे हम लोग यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं जो पहले रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पा रहे थे, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो भी रिएक्शन में भाग ले जाएंगे। तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि पहले हमारे कम मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स वो भी मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शन में पार्ट ले जाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम थी। तो मीन्स हमारा क्या है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाती है। और हमारा नेक्स्ट इसमें है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारा क्या दिया है, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया। आपको ये मालूम होगा कि अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे या सब्सटेंस ले रहे हैं, एक सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है और एक गैस फॉर्म में है, तो इन तीनों में कौन सा सब्सटेंस होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और क्यों होगा। आप सभी लोग कहेंगे कि हाँ जो गैसियस सब्सटेंस है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो सॉलिड वाले हैं वो कम रिएक्टिव होंगे। कारण क्या है इनका, कि जो हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनमें फ्री वैलेंसीज की संख्या है वो कम होती है और जितनी कम फ्री वैलेंसीज होंगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। और रिएक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, जितनी ज़्यादा सब्सटेंस में फ्री वैलेंसीज होंगी। तो हमारे जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है और लिक्विड की से भी हमारा जो गैस फॉर्म होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड को ही अभी कंसीडर कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सॉलिड में अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी। मीन्स सरफेस एरिया ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी किसकी, रिएक्शन की रेट की। चलिए अब हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 हमारा दिया है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ भी है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी अधिक होगी रिएक्शन की रेट भी उतनी अधिक हो जाएगी, जो हम लोगों ने यहाँ पर बताया भी है। सेकेंड हमारा पॉइंट दिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए रिएक्शन की रेट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ हो जाती है, कारण हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताइए, मोस्टली केसेस में टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन की रेट नियरली डबल हो जाती है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की रेट नियरली डबल हो जाती है या ट्रिपल हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा
रहता है। थर्ड हमारा पॉइंट दिया है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या है, अभी हम लोगों ने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में। देखिए दिया है जनरली कैटालिस्ट जनरली गिवन टेम्परेचर पर रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों करते हैं वो आपको यहाँ पर अभी हमने बताया हुआ है। फोर्थ हमारा पॉइंट दिया है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा रिएक्शन की रेट भी उतनी अधिक हो जाएगी। ये भी हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। यहाँ पर हम लोग रेट लॉ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक थोड़ा सा हम लोग पहले एक्सप्लेन कर दें फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए जो हमारी मान लिया कोई भी एक रिएक्शन है, हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ Na प्लस Mb गिव्स P। मीन्स हमारी ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर A और B रिएक्टेंट है। A हमारे जो N है वो A के नंबर ऑफ मोल्स है, M है वो B के नंबर ऑफ मोल्स है और P हमारा प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है वो हमारी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्शन की रेट हमारी क्या होगी, जो हमारे रिएक्टेंट A है और रिएक्टेंट B है इनकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं इन्हें हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावर में दिखा देंगे। जो A है A की पावर में N और B की पावर में हमारा क्या होगा, M होगा। ये हमारा रेट लॉ कहलाता है। क्या है, रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसे हम रेट लॉ कहते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। क्या होगा ये के हमारा जो है वो क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट, या हम लोग इसे कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। जो हमारा रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट हमारी रिएक्शंस की ऑर्डर पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। जैसे जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, सभी केसेस में रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती जाती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है रेट लॉ और रेट इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो केमिकल रिएक्शन की रेट तथा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के बीच रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। मतलब जो रेट लॉ हमारा है वो केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच एक रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। रेट लॉ को हम फॉलोइंग टाइप से डिफाइन किया मतलब कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल सी रिएक्शन दिखाई है। हमने तो यहाँ पर रिएक्शन को थोड़ा और अच्छा दिखा दिया। देखिए यहाँ दिया है A से हमारा P प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रेट देखेंगे तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। जो हमारा के क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट। यहाँ पर भी हम लोग दिखा देते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए। यहाँ पर के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, या हम इसे वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को नोट करके दिया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दिया है रेट कांस्टेंट के की यूनिट रिएक्शन की ऑर्डर पर निर्भर करती है। आपको ये ध्यान देना है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी क्या होगी, जैसे जैसे हम लोग ऑर्डर को चेंज करते जाएंगे रिएक्शन को की ऑर्डर को, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी चेंज होती जाएगी। सेकंड हमारा दिया है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जितनी अधिक होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट हो जाएगी। जैसे अगर हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। जैसा हमारा ये रिएक्शन लास्ट में दिखाई है वो हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर दिया, आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है और रिएक्शन की ऑर्डर को निकालना देखेंगे। रिएक्शन की ऑर्डर के लिए हमें सिंपल सा क्या होगा, पहले रेट लॉ बनाना है और रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है उन्हें ऐड कर देना है, वही हमारी रिएक्शन की ऑर्डर हो जाएगी। लेकिन उनमें भी हमें कुछ पॉइंट को ध्यान देना है कि जो रिएक्शन की ऑर्डर है वो हमारी
थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल मेथड पर आधारित है तो हमें एक्सपेरिमेंटल वे में उसे देखना है और कुछ चीज़ों को हमें उन्हें याद भी रखना है। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।